नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं आपके साथ स्वाति रायना। आप फाइनेंशियल प्लानिंग तो करते हैं पर फिर भी भारी भरकम टैक्स कट जाता है तो सोचते होंगे आखिर गलती कहां पर हुई। वैसे कभी लापरवाही से, कभी आलस से, तो कभी कम अवेयरनेस के चलते कम सेव करते हैं और टैक्स ज्यादा कट जाता है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कैसे करें टैक्स सेविंग प्लानिंग, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा सेव करके लास्ट मिनट की भाग दौड़ से बच सकते हैं। जानेंगे कौन सी है टॉप 10 टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। और हमारे साथ यही बताने के लिए आज मौजूद है स्टूडियो में फाइनेंशियल प्लानर विश्वजीत पराशर। विश्वजीत, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। कैसे हैं आप? गुड, थैंक यू। विश्वजीत, हमेशा हमने देखा है ऐसा कि लास्ट मिनट की भाग दौड़, लास्ट मिनट प्रेपरेशन के चलते कई लोग टैक्स बचाने के लिए, हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर उन्हें फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। आप ऐसा मानते हैं कि लोगों में ऐसा एटीट्यूड आ गया है कि लास्ट मिनट में कहीं पर स्कीम्स में जल्दी जल्दी आन फान में इन्वेस्ट कर दिया तो अब देखते हैं हम थोड़ा टैक्स बचेगा कि नहीं बचेगा? जी स्वाति, नॉर्मली हम इंडियंस का ये रहता है कि हम लास्ट डेट पे एक्ट करते हैं, तो ये थोड़ा सा एक नेचर है हमारा। बट इफ़ यू सी द रीसेंट ट्रेंड्स, तो अभी लोगों ने काफ़ी चेंज भी आया है, अवेयरनेस की वजह से काफ़ी बदलाव आया है। पहले 90% टैक्स सेविंग जनवरी, फरवरी, मार्च में होती थी, लेकिन अब राउंड द ईयर चलती है। तो अभी ऐसा नहीं है कि लास्ट मिनट पे नहीं करते हैं काफ़ी लोग, बट अब बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, आपके प्रोग्राम शोज देख देख के लोगों ने भी टैक्स सेविंग थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया है, तो अब उतना ट्रेंड नहीं रहा है। ऑलराइट, चलिए ये अच्छी बात रही कि ट्रेंड काफ़ी चेंज हो रहा है और ऐसे कुछ शोज हम लेकर आते हैं जिसके चलते आप टैक्स कम दें, सेव ज्यादा करें। और ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट है जहां पर इंस्ट्रूमेंट्स है जहां पर आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है, जहां पर आपका कम से कम टैक्स कटे? तो कुछ ऐसे 10 हम स्कीम्स लेकर आए हैं और एक एक करके हम इस पर चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले जो बहुत ही एक पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है जिसको पीपीएफ कहते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसमें कई लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आखिरकार क्यों पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया जाए, कैसे किया जाए, उसका क्या फायदा होगा, टैक्स कितना बचेगा, ये शायद कई लोगों को पता नहीं होता है। तो शुरुआत अगर करें पीपीएफ में इन्वेस्ट करने की तो कैसे करें? बिल्कुल स्वाति, जैसा भी आपने बताया कि पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नाम से पुराना एक इंस्ट्रूमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग होती है इसमें। तो इंडियंस थोड़े कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, एश्योर्ड रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस रहती है, सेफ्टी के लिए लोग इन इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। तो ये काफ़ी पुराना चलता आ रहा है कि लोग अपना जो भी इनकम है पीपीएफ में निवेश कर देते हैं। अगर आपको टैक्स सेविंग करनी है तो करीब 1.5 लाख रुपए आप निवेश कर सकते हैं, जो मैक्सिमम आप निवेश कर सकते हैं टैक्स सेविंग में। उसके ओवर एंड अबव एनपीएस में कर सकते हैं। ईपीएफ जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो प्रोडक्ट है, ये 15 साल के लिए आप निवेश करते हैं इसमें। तो 15 साल एक काफ़ी लंबा पीरियड हो जाता है अपने आप में, तो एक अच्छी खासी कॉर्पस बन जाती है अगर आप एवरी ईयर इसमें निवेश कर रहे हैं। 15 साल लॉक इन पीरियड भी जिसे कहा जाता है। जी, इसमें अगर देखें रिटर्न्स जो हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है एवरी ईयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड के यील्ड के कंपैरिजन में ये रिटर्न्स डिसाइड होती हैं। तो आज की तारीख में अगर कोई निवेश करता है तो 8.10% रिटर्न मिलती है उसको उस साल के लिए। तो सेफ इंस्ट्रूमेंट है, 15 साल के लिए लॉक इन है और एश्योर्ड रिटर्न है, तो इसलिए लोग काफ़ी हद तक इसमें निवेश करते हैं। तो बट मेरे ख्याल से क्योंकि पैसा इसमें लिक्विडिटी नहीं है, लॉक इन हो जाता है, तो उस मामले में थोड़ा सा इसमें नुकसान रहता है। शुरुआत कब करें इन्वेस्ट करने की? जी बिल्कुल, शुरुआत एक ये भी बड़ा अच्छा सवाल है कि जब आप न्यू फाइनेंशियल ईयर में एंटर करते हैं, जब आपने जैसे अप्रैल में एंटर किया, तो आपको उस मंथ की सैलरी से अगर आप स्टार्ट सेविंग इन्वेस्ट करना शुरू कर दें तो आपको राउंड द ईयर प्रेशर नहीं रहेगा। लास्ट साल के एंड में आपको टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे टैक्स सेविंग करना है। तो आप इसमें धीरे धीरे करके कुछ अमाउंट जितना भी आपके पास मिलता है, बढ़ोतरी होती है, वो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और रकम अगर निकालनी है तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है? जी, इसमें निकालने के लिए करीब 7 साल के बाद आपको पार्शियल विड्रॉल अलाउ होता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको 6-7 साल तक तो आपका पैसा लॉक इन रहेगा, वो भी पार्शियली विड्रॉल कर सकते हैं। तो इसमें लिक्विडिटी, जैसा मैंने कहा, इसमें थोड़ा कम है, तो उस हिसाब से ये प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है। तो पीपीएफ टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर देखा जाए तो आप उसे बिल्कुल टॉप 1 प्रायोरिटी पे नहीं रखना चाहेंगे? स्वाति, एक्चुअली हर प्रोडक्ट जो है अपने क्लाइंट की उसके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से होता है। मेरे हिसाब से जब भी आप निवेश करते हैं टैक्स सेविंग में, तो आप क्या गोल लेके कर रहे हैं? क्या आप रिटायरमेंट के लेके कर रहे हैं, क्या आप चिल्ड्रन फ्यूचर प्लानिंग लेके कर रहे हैं, या वेल्थ क्रिएशन के लिए कर रहे हैं, और आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है? अगर आप बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो गवर्नमेंट ऑफ सेविंग स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, एश्योर्ड रिटर्न है। ऑलराइट, तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के और भी हम बात करते हैं। और दूसरा है ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, जिसमें हर किसी को निवेश करना होता है और कहते हैं कि ये कंपल्सरी इन्वेस्टमेंट होती है। तो ईपीएफ में
निवेश करना कितना सुरक्षित माना जाता है और इससे कैसे आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे? जी बिल्कुल, जैसा पीपीएफ में आपने बताया, इसमें भी ईपीएफ में आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के नाम से है, तो आप 12% ऑफ द बेसिक सैलरी इसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, तो ये एक अच्छा विकल्प है जिसमें आप एक रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कॉर्पस बना सकते हैं। 8.75% रिटर्न है। अगेन इसकी भी गवर्नमेंट एवरी ईयर डिसाइड करता है। पहले ये 11-12% हुआ करता था कभी, अब हर साल क्योंकि रिटर्न्स गिरती जा रही हैं तो ये 8.75% है इस साल। और इसमें भी सेफ्टी पूरी रहती है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग है। और इसमें आप 40% विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो आपको रीजंस देने पड़ेंगे कि आप चिल्ड्रंस मैरिज के लिए कर रहे हैं या किसी हायर एजुकेशन के लिए कर रहे हैं। हाँ, विड्रॉ कर सकते हैं, बट लॉक इन इसका भी रिटायरमेंट प्लानिंग के बाद ही होता है। करीब 60 साल के बाद आप उसको पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। और हाल ही में हमने देखा कि गवर्नमेंट कितना ज्यादा कंफ्यूज हो गई ईपीएफ को लेकर, उसके रेट्स को लेकर, उसे ट्रिपल ई स्टेटस दिया जाए नहीं दिया जाए, उसको लेकर काफी ज्यादा यू टर्न गवर्नमेंट की तरह से भी देखने को मिला है। लेकिन आपने बोला कि पीपीएफ टैक्स सेविंग के हिसाब से उतना पॉपुलर आप नहीं मानते हैं। ईपीएफ और पीपीएफ में अगर कंपैरिजन किया जाए, आप किसको मानेंगे कि एक बेटर इंस्ट्रूमेंट है? जी, अगर आप सैलरीड क्लास हैं तो नेचुरली ईपीएफ इज बेटर बिकॉज इसमें 8.75% रिटर्न मिल रही है और इसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर आपको दोनों डबल पैसा हो रहा है, मतलब अगर आप 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है और इतना ही पैसा आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इसमें आप बढ़ा भी सकते हैं। और अगर आप इसको अपने अकाउंट्स में डिसाइड कर दें तो आपकी सैलरी से कट के आएगा, तो नेचुरली आपके एक डिसिप्लिन बन जाएगा जिससे कि आपकी अच्छे खासी टैक्स सेविंग भी हो जाती है और बहुत अच्छा कॉर्पस बन जाता है जब आप रिटायरमेंट के करीब होते हैं। तो ये रिटायरमेंट के लिए नंबर 1 प्रोडक्ट है। तो आप फिलहाल जो हमने 2 इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस किए उसमें आप ईपीएफ को एक बेटर इंस्ट्रूमेंट मानते हैं फॉर टैक्स सेविंग, फॉर सैलरीड क्लास। और इनफैक्ट जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, उन्होंने कहा है ईपीएफ के बारे में, द ईपीएफओ डज नॉट हैव सब्सक्राइबर्स, इट हैज होस्टेजेस। वो शायद इसलिए कहा है कि आपको कंपलसरी, मैंडेटरी आपको इसमें इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, लेकिन हाँ, ये आपके बेटरमेंट के लिए ही है। ये बेटरमेंट इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट इंडिया में कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है लाइक एडवांस कंट्रीज। तो ये गवर्नमेंट का एक तरीका है लोगों में डिसिप्लिन लाने का, ताकि वो रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि आप बहुत लंबा जीते हैं, 60 साल के बाद भी आप 30 साल और 15, 20, 25 साल तो आपके पास कुछ होना चाहिए। हाँ, तो कुछ ऐसे कुछ टाइम पे ही आप निकाल सकते हैं इसमें पैसा, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब कुछ ऐसी स्कीम्स भी है विश्वजीत जो कि मार्केट रिलेटेड होती है, जिसमें शायद लोग बहुत ज्यादा जोखिम न लेना चाहे, फिर भी अगर उसमें इन्वेस्ट करे तो कैसे टैक्स सेविंग फायदा होगा। ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है ELSS, दैट इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ये एक इन्वेस्टर्स को कैसे फायदा पहुंचा सकता है? जी बिल्कुल, इसमें जो क्योंकि ये मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स है, तो अगर कोई अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस करता है और उसको लगता है कि इक्विटी मार्केट अच्छे रिटर्न्स दे सकती है, तो ELSS एक बहुत अच्छा विकल्प है जो म्यूचुअल फंड की एक ऑप्शन है। इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि जहां 15 साल, 7 साल, 10 साल के लिए आप लॉक इन करते हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 साल के लिए लॉक इन करते हैं। टाइम बेनिफिट इज इसका पॉजिटिव पॉइंट। जी, तो आपके पास लिक्विडिटी 3 साल के बाद आपका पैसा वापस आ जाता है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि 3 साल अगर आपने ELSS में निवेश करते रहे तो चौथे साल आपका वो पैसा जो पहले साल लगाया था वो वापस आ जाता है। फिर आपको टैक्स सेविंग के लिए टेंशन ही नहीं होती, क्योंकि वो पैसा आप दोबारा से इन्वेस्ट करते रहते हैं। Alright. और इस पे रिटर्न्स का जहाँ तक का खेल है, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट है, थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर हम लास्ट 3 साल के रिटर्न्स देखें तो कोई भी अच्छे टॉप ELSS स्कीम ने 15% से कम रिटर्न नहीं दिए। अगर आप ऐसे समझें, उदाहरण के तौर पे किसी ने 1 लाख रुपया अगर PPF में लगाया होता 1979 में, तो 2015 में वो होता 3.5 करोड़ जी। लेकिन अगर किसी ने इंडेक्स फंड में लगाया होता, इक्विटी मार्केट में लगाया होता, तो वो हो जाता 13.5 करोड़। तो कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। रिटर्न्स का ये एक बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि हम सेफ्टी की तरफ चले जाते हैं तो 7-8% पे भी हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। इन्फ्लेशन को बीट करने की कोशिश नहीं करते, ये नहीं सोचते कि महंगाई 6% है। लेकिन आपको लगता नहीं कि इंडियंस काफी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, तो ELSS आज के टाइम में कितना पॉपुलर है? जी, ELSS का जैसे जैसे मार्केट में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, ELSS प्रोडक्ट काफ़ी अटेंशन कैच कर रहा है। जो आजकल के सेवी इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके शो देखते हैं, वो लोग काफ़ी हद तक ELSS में निवेश करते हैं और बहुत अच्छी रिटर्न्स भी मिल रही हैं उनको। तो क्योंकि 3 साल की लिक्विडिटी है, अच्छे रिटर्न्स हैं और आपके पास और 65% जो होता है वो पैसा इक्विटी में लगता है। जी, वो फंड मैनेजर की कॉल होती है और ATC के तहत आपको इसमें टैक्स छूट भी मिलती है। तो
ELSS कह सकते हैं विश्वजीत इज अ गुड टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट। इसको एक अच्छा टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट अगर आप मार्केट जोखिम लेना चाहते हैं तो एक बेटर इंस्ट्रूमेंट है। अब एक और बहुत ही पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है, वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स NSC। इसको लेकर भी कई लोग इसमें डेफिनेटली पैसे जरूर लगाते हैं, लेकिन हाल ही में हमने देखा है कि सरकार ने काफी इंटरेस्ट रेट्स पॉपुलर गवर्नमेंट स्कीम्स के कम जरूर किए हैं। मन में लोगों के डर लगा रहता है कि और इंटरेस्ट रेट कम ना चले जाए और लो इंटरेस्ट रेजिम की तरफ तो हम कहीं बढ़ नहीं रहे। तो ऐसे में देखते हुए NSC कितना पॉपुलर है और इसमें कितना टैक्स सेव किया जा सकता है? सबसे पहले तो लो इंटरेस्ट रेट रेजिम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट होंगे, नेचुरली इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो लो इंटरेस्ट रेट की रेजिम की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने बताया था कि दशक के शुरू में 12-13% रिटर्न मिलती थी, आज NSC में केवल 8.10% रिटर्न मिल रही है, और इसमें भी लॉक इन है, 5 साल का लॉक इन है। तो NSC में भी मेरे ख्याल में ये भी PPF जैसा ही प्रोडक्ट है, सेफ है, एश्योर्ड रिटर्न्स हैं, बट अगेन कम रिटर्न्स हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें निवेश कर सकते हैं अगर आप बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, कर सकते हैं। 1.5 लाख पूरा इन्वेस्टमेंट निवेश कर सकते हैं। ये इन जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आपने बताए हैं इनमें सब में आप पूरा 1.5 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं और आपको अंडर सेक्शन 80C का बेनिफिट मिल सकता है। और इसमें कब शुरुआत करें, कब इसमें कितनी न्यूनतम राशि से इसकी शुरुआत की जा सकती है? जी, न्यूनतम राशि आप इसमें 2,000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, बट क्योंकि अगर आपको जितना टैक्स सेव करना है तो आप उतना ही इसमें निवेश करेंगे। तो मेरे ख्याल से जितना आपको टैक्स सेव करना है साल के शुरुआत में और हर साल इसमें निवेश कर सकते हैं। और ऐसा भी है कि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़्यादा संभालने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इट्स अ सर्टिफिकेट, अगर कभी मिसप्लेस हो जाए, कुछ हो जाए, तो उस केस में क्या किया जा सकता है? इसमें डॉक्यूमेंट्स का तो खेल है ही, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट आता है वो भी टैक्सेबल होता है। तो कई जैसे ELSS में जो रिटर्न्स आती हैं वो टैक्स फ्री होती हैं, EPF और PPF में भी टैक्स फ्री होती हैं। तो सबसे बड़ा खेल तो ये है कि जो टैक्सेशन पार्ट है NSC में वो जो रिटर्न्स आती हैं वो टैक्सेबल होती हैं। तो अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आपकी रिटर्न्स और कम हो जाती हैं। तो इसलिए ये एक अच्छा विकल्प नहीं है, लेकिन क्योंकि ये पुराना सर्टिफिकेट है, डीमैट वगैरह भी नहीं हुआ है, तो इसलिए आपको संभाल के रखना पड़ता है। और फिर 15 साल बाद, 5 साल बाद आप उसको लेके जाते हैं, उसको इनकैश करते हैं। तो ये अभी भी पुराने स्टाइल से थोड़ा सा चल रहा है। थोड़ा पुराने स्टाइल का इन्वेस्टमेंट स्कीम जरूर है ये, लेकिन अभी भी काफ़ी लोगों में पॉपुलर ज़रूर है। और ये हमने बात की अभी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स की। अब टैक्स सेविंग FD, अब इसमें तो हर कोई इन्वेस्ट करता ही है, लेकिन आखिरकार कोई इसमें क्यों इन्वेस्ट करे, उसको कितना फ़ायदा होगा? और बाकी जो अब तक हमने जितने इंस्ट्रूमेंट्स की बात की, आपको लगता है टैक्स सेविंग FD एक बेटर ऑप्शन है? जी, मेरे हिसाब से ये भी उसी लाइन में है, क्योंकि ये भी एश्योर्ड है, इसमें भी 5 साल का लॉक इन पीरियड है और जो इनकम आती है वो भी टैक्सेबल है। तो अगर किसी का इसमें 8.75% रिटर्न है, इन्फ्लेशन 6% है, तो अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला सलाह तो यही रहती है कि जब भी आप निवेश कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर देखें कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जिसमें आप निवेश कर रहे हैं क्या वो प्रोडक्ट इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अदरवाइज आप रिस्क वैसे ही ले रहे हैं, आपका लॉस वैसे ही हो रहा है। तो उसमें आप कितना भी सेफ खेल रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपका प्रिंसिपल लूज हो रहा है तो वो प्रोडक्ट सेफ नहीं रहेगा, वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं रहेगा। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप जो प्रोडक्ट में निवेश कर रहे हैं वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। और अगेन इसमें भी इंटरेस्ट इनकम जो है वो टैक्सेबल है। तो इसमें भी ये एक थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ा सा नॉट सो पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है किसी सेविंग इंस्ट्रूमेंट का। अब क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए 8.75% का इंटरेस्ट मिलता है, जो हम बात कर रहे हैं टैक्स सेविंग FD के, रेगुलर खाता धारकों को 8.25% इंटरेस्ट मिलता है। अब सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम्स और भी है, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हैं, वो आपको लगता है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बहुत ही बेटर विकल्प है एज कम्पेयर टू बाकी इंस्ट्रूमेंट जिसकी हमने बात की? जी, सीनियर सिटीजन स्कीम्स जो होते हैं नॉर्मली वो नेचुरली रेगुलर इनकम के लिए निवेश करते हैं। इसमें 8.75 नहीं, मेरे हिसाब से तो 8.6% रिटर्न है, तो ये और कम हुई है इस साल। हाँ। तो इसमें भी वही टैक्सेबल इनकम है, अगर आपको जो भी इनकम मिलेगी इससे वो टैक्सेबल होगी और गारंटीड है। 5 साल का लॉक इन पीरियड है, तो इसमें भी आपको बने रहना पड़ेगा, आप बीच में प्रीमेच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तो सारे विकल्प के हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से कोई बहुत अच्छा विकल्प है। और ऐसा है कि अगर बीच में पैसे निकाले तो पेनल्टी भी देनी पड़ती है? जी, मैंने जैसे बताया लॉक इन पीरियड है 5 साल, तो आपको उसमें बने रहना पड़ेगा। लेकिन जो रिटायर्ड लोगों के इनकम का आपको लगता है ये एकमात्र जरिया है, इसमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम? टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन अगर रेगुलर इनकम के हिसाब से देखें सीनियर सिटीजन्स के पास बहुत सारे विकल्प हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी काफ़ी विकल्प है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कर देते हैं। अगर आप मंथली इनकम प्लान
जो म्यूचुअल फंड्स के MIPs होते हैं, आप उसमें निवेश कर सकते हैं और उसमें हर महीने सिस्टमेटिकली विड्रॉ कर सकते हैं अगर आप लमसम पैसा लगा दें। कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड्स हैं जिसमें अगेन आप रेगुलर इनकम ले सकते हैं, बट टैक्स सेविंग सिर्फ सीनियर सिटीजन्स में हो सकता है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ही मिलता है, उसमें टैक्स सेविंग नहीं हो पाता है। ऑलराइट, और एक और इंस्ट्रूमेंट है विश्वजीत जिनको यूलिप्स कहा जाता है। कई लोग एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते हैं ELSS और यूलिप्स के बीच में। अब यूलिप्स जो कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान भी जिसे कहा जाता है, जिसको नॉर्मली क्या है कि इन्वेस्टमेंट के साथ आपके पास इंश्योरेंस का भी फायदा है, तो इससे आप कैसे फायदा उठा सकते हैं? क्योंकि ये भी मार्केट लिंक्ड है, तो ये भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा शायद सूटेबल नहीं होगा। जी बिल्कुल, जैसे यंग इन्वेस्टर्स जो होते हैं, निवेशक जो होते हैं, अगर वो बीमा भी लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें अब नए गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के हिसाब से IRD ने नए रेगुलेशंस दिए हैं जिसमें कि एटलीस्ट 10 टाइम्स तो इंश्योरेंस मिलता ही मिलता है, और नेचुरली ये मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट है, तो इसमें भी 5 साल तक आपको लॉक इन करना पड़ता है, उसके बाद आपको इनकम मिलती है। और यूलिप जो असली जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ 3-5 साल का नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, तो इसमें जो रिटर्न्स हैं आपको करीब 4-5 साल के बाद तो शुरू दिखने लगती हैं। तो मेरे हिसाब से किसी को इंश्योरेंस लेना हो, कन्वीनियंस के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तीनों विकल्प मिलते हैं इसमें, टैक्स सेविंग भी हो जाती है, इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है और इंश्योरेंस भी मिल जाता है। तो ये ELSS से कैसे डिफरेंट है यूलिप? ELSS में आपको जो ELSS का जो प्रोडक्ट है उसमें इंश्योरेंस नहीं मिलता, दैट इज ओनली डिफरेंस। ओके, तो आप अगर प्रायोरिटी देंगे तो यूलिप्स को प्रायोरिटी देंगे कि ELSS को प्रायोरिटी देंगे? अब मेरी प्रायोरिटी क्योंकि अगर आप यंग इन्वेस्टर्स हैं और रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं तो ELSS बेहतर विकल्प है। ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से अब तक जो हमने 7 पॉइंट्स या 7 इंस्ट्रूमेंट्स विश्वजीत डिस्कस किए हैं, उसमें ELSS फिलहाल नंबर 1 पे होता हुआ नजर आ रहा है। अगेन स्वाति, इसमें जरूरी नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट के मेरिट्स हैं और डिमेरिट्स हैं। अगर बहुत कंजर्वेटिव है तो गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स भी बहुत अच्छा विकल्प है, इन्फ्लेशन बीट कर रही है तो जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास मार्जिन है, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, तो ELSS जरूर ले सकते हैं।